We are in the topic income from other sources. Income from other sources स्टूडेंट्स इसको डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन ये टॉपिक हमेशा गेम चेंजर के रूप में आता है। 5 नंबर का टॉपिक मोटा मोटी आप 10 में से 7 पेपर में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट है 5 नंबर का। ऐसे टॉपिक को जिसको सिर्फ 45 मिनट में पूरा रिवाइज किया जा सकता है, क्यों छोड़े, आओ मन लगा के पढ़े। बोलने की बात नहीं है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये कहता है कि जो इनकम पिछले 4 हेड में टैक्स नहीं हो रही है वो इनकम यहाँ आएगी। बस इनकम होनी चाहिए। इनकम है तो पिछले 4 हेड में नहीं हुई तो इधर आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, सेक्शन 56 से लेके 59 तक गवर्न है ये। 56 में मालूम क्या बोला हुआ है? 56 में बोला हुआ है कि इसमें कौन सी इनकम आती है, जैसा कि हर पहला सेक्शन बोलता है। 57 में बात करते हैं कौन कौन से अलाउड एक्सपेंडिचर है। 58 में बात होती है कौन कौन से डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, और 59 में बात होती है डीम्ड इनकम। तो ये 4 सेक्शन का एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है। 56 जोर ला के पढ़ेंगे, 57 छोटू सा कर लेंगे, 58 पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पीजीबीपी के सेक्शन 40A में, 40A2 में, 40A3 में ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 40A याद आ रहा है, इनकम टैक्स डिसअलाउड, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस डिसअलाउड, पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस 30% डिसअलाउड। ये सारी की सारी बातें 58 में बोली हुई है। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन डिसअलाउड, वो सारी की सारी बातें 58 में बोली हुई है। कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज फुल्ली डिसअलाउड, ये सारी की सारी बातें 58 में बोली हुई है अलग से। मतलब ये नहीं कि रेफरेंस दे दिया, अलग से बोली हुई है, लेकिन कॉपी पेस्ट हूबहू बात फिर से बोली हुई है। 59 डीम्ड इनकम जो पीजीबीपी में 41(1) था ना, 41(1) कि कोई भी एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो गया बाद में रिकवर हो गया तो वो 41(1) में अलाउड होगा, वो टैक्सेबल होगा। वही बात यहाँ पे बोली हुई है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे अलाउड हो गया यदि बाद में रिकवर हो गया तो सेक्शन 59 में वो आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा। तो भैया 4 में से 2 सेक्शंस तो मैंने पीजीबीपी का रेफरेंस देके फिनिश कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर। आ जाओ 56 में आ जाते हैं। 56 में बोला हुआ है कि जो इनकम कहीं टैक्सेबल नहीं होती वो यहाँ होगी, यानी जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो ये खुदा सेक्शन है, जो इनकम कहीं टैक्स नहीं होती वो यहाँ टैक्स होगी। एग्जाम्पल के नाम पे हमने बहुत सारी इनकम दे दी, जैसे डिविडेंड, जैसे कैजुअल इनकम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सब यहाँ। गिफ्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कंपोजिट रेंट, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट मशीनरी फर्नीचर, amount received under a key man insurance policy by the family member, any sum received by the SSC from its employee as contribution to provident fund if not charged under the Act PGBP, interest on enhanced compensation। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए है, बात बाकी इसके एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है। जैसे रेंटिंग ऑफ लैंड इसी हेड में आएगी, फैमिली पेंशन इसी हेड में आएगी, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इसी हेड में आएगा, बोनस स्ट्रिपिंग यही आएगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग वो कॉन्सेप्ट भी यही पे आएगा। तो जितनी भी आप कॉन्सेप्ट समझते हो सब के सब इधर ही आएगी यदि वो पिछले 4 हेड में नहीं आ रही। यहाँ पे और एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम अ वैकेंट लैंड, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट मशीनरी फर्नीचर, रेंट फ्रॉम एग्रो लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। पढ़े चलो। रेम्यूनरेशन फॉर इवैल्यूएशन आंसर स्क्रिप्ट, एनी सम चार्ज फॉर अलॉटिंग स्पेस फॉर होर्डिंग्स, आप अपने घर के आगे होर्डिंग्स लगाने दे रहे हो, रेंट आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फैमिली पेंशन, डायरेक्टर्स फी, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स URPF, इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज इनकम। प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बता दूं, यदि मेरे जैसे इंसान जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी ये पीजीबीपी इनकम है, बिकॉज वी आर रेगुलर। लेकिन यदि आप भी कभी 100 किया 2-3 बच्चों को पकड़ के पढ़ा देते हो और 7-8 हज़ार रुपया कमा लेते हो तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। बिजनेस और आईफॉस में ज़्यादा अंतर नहीं है।
यदि आप वही एक्टिविटी रेगुलरली दम लगा के कर रहे हो तो वो आपकी पीजीबीपी, और वही एक्टिविटी यदि आप कैजुअली कभी कदार से ले रहे हो तो वो आ जाएगी आपकी आईफॉस। जैसे ऑथरशिप से जो रॉयल्टी मिलती है, तो मेरे को जो रॉयल्टी मिलती है मैं उसको पीजीबीपी हेड में दिखाता हूँ, बिकॉज आई एम अ डेडिकेटेड ऑथर। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है और किताबों को लिखना मैं अपने प्रोफेशन की तरह ट्रीट करता हूँ। लेकिन सपोज आपने एक शायरी की किताब लिख दी कि लड़कियों को पटाने के लिए 101 शायरिया, तो आपने जो शायरिया मतलब हाँ यही, तो यही जो आपने शायरिया लिखी है उसको आपने छपवा दिया अपनी कॉलेज लाइफ में और वो आज तक बिक रही है। नई जनरेशन पे जनरेशन आती जा रही है, आपकी शायरिया लेती जा रही है और पढ़े जा रही है और पटाई जा रही है। तो ये जो आपने समाज का इतना बड़ा भला किया, बदले में समाज आपको रॉयल्टी दे रहा है, ये रॉयल्टी आपका धंधा है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो कॉलेज में मैंने ऐसे लिख दिया था। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पाएगी, ठीक है। ओके, कमीशन टू डायरेक्टर्स फॉर स्टैंडिंग एज अ गारंटर, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मामला है। चलो चलो चलो, ग्रेचुटी रिसीव बाय ए डायरेक्टर, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो इनकम कहीं नहीं आती, वो इनकम आईपॉस में आती है। ओके 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 ओके। अब आते हैं अपनी बात कि भैया पीजीबीपी इनकम सॉरी आईपॉस इनकम टैक्सेबल कैसे होती है, कैश बेसिस या एक्चुअल बेसिस? तो लॉ भैया सिंपल सी बात बोलता है कि भैया जैसे पीजीबीपी का नियम है ना, वही हमारे लिए नियम है। दोनों का गवर्निंग सेक्शन एक ही है, सेक्शन 145(1). क्या कहता है? क्या कहता है कि भाई साहब यदि आप अकाउंट्स कैश बेसिस में मेंटेन करते हो तो कैश बेसिस, और अकाउंट्स यदि आप एक्चुअल बेसिस में मेंटेन करते हो तो एक्चुअल बेसिस। तो आपका जैसा रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटेंसी है उसी के हिसाब से आपकी पीजीबीपी और आईपॉस इनकम टैक्सेबल। अब इस टॉपिक में हम लोग को कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं। एक है कैजुअल इनकम, एक है फैमिली पेंशन, एक है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, एक है बोनस ट्रिपिंग, और एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिविडेंड, एक बहुत बड़ा टॉपिक है गिफ्ट और लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर। इस तरीके से हम लोग ने इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको अलग अलग चैप्टर बना, अलग अलग हेडर बनाते दे दिया। इसमें से डिविडेंड ऐसा टॉपिक है जो सबसे बेसी वाइटल है इस साल। गिफ्ट ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन है, इतना एवरग्रीन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको अलग से चैप्टर बना दिया। तो गिफ्ट हम लोग करेंगे। और एक टॉपिक ये सब जो कैजुअल इनकम है सब इंपॉर्टेंट है, फैमिली पेंशन इंपॉर्टेंट है, एंड एक टॉपिक और है कंपोजिट रेंट। तो हम लोग ये सारे टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते एकदम इजी से, लॉलीपॉप से। नाम है कैजुअल इनकम, एग्जाम में बहुत पूछता है। कैजुअल इनकम मतलब लॉ बोलता है कि कुछ इनकम जो कैजुअल इनकम हम ट्रीट करते हैं वो हमेशा आईपॉस में आएगी, जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ये इनकम आपकी हमेशा आईपॉस में आएगी। इन सब का नाम हमने रखा है कैजुअल इनकम। एक पॉइंट इसमें और है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी गेम शो, जहाँ पे आप गेम खेलते हो, आपको लोग वोट देते हैं और आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनको लेके 5 नियम है, ध्यान रखिए। कैजुअल इनकम हमेशा आईपॉस हेड में टैक्सेबल होता है। इसमें से कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। इस पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है। इसमें लॉसेज सेट ऑफ नहीं होते और इसमें एग्जेम्प्टेड सेलिंग की बेनिफिट भी नहीं मिलती। आईपॉस हेड में टैक्सेबल होता है, 30% टैक्स लगता है, एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, लॉसेज सेट ऑफ नहीं होता, एग्जेम्प्टेड सेलिंग की बेनिफिट भी नहीं मिलती। न्यू रिजीम में इसमें रिबेट भी नहीं मिलता, ठीक है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम एंड विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो। लाइक नाम दिया है दो, कौन बनेगा वो, हु वांट्स टू बी मिलियनियर, बिग ब्रदर, केबीसी, इस तरह के नाम। फीचर्स आपके सामने है। नो एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अलाउड, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड, एग्जेम्प्टेड सेलिंग बेनिफिट नॉट अवेलेबल।
ठीक है, और टैक्स रेट फ्लैट 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है। और मुझे इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ाना। एक दो बातें बोल दूं, यदि आप विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस करते हो तो ये आपकी कैजुअल इनकम है। यदि आप एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स करते हो तो ये भी आईफॉस में जाएगा, परंतु आपकी कैजुअल इनकम नहीं है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वर्सेज AOMRH, ध्यान से सुन लो बच्चों, दोनों ही में हॉर्स रेस आता है। इसमें हॉर्स रेस आता है, इसमें रेस हॉर्स आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो भैया पहली बात, दोनों ही आईफॉस हेड में टैक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है ना, गैम्बलिंग टाइप का है, लाल वाला जीतेगा, हरा वाला जीतेगा, 412 जीतेगा, 413 जीतेगा, ये गैम्बलिंग है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसमें आप घोड़े को ट्रेन करते हो, घोड़े खरीदते हो, ट्रेन करते हो और आपके घोड़े दौड़ते हैं, और यदि आप जीत गए तो आपको कोई बेटिंग अमाउंट नहीं मिलता, आपको प्राइज मनी मिलता है, और वो प्राइज मनी ही आपका रिवॉर्ड है, वही आपकी इनकम है। ये भी आईफॉस में जाता है, ये भी आईफॉस में जाता है। ये बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है, इसका नाम ही है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग। तो ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है, फिर भी ये आईफॉस हेड में जाता है। इसका लॉसेस सेट ऑफ नहीं होता, इसका लॉसेस सेट ऑफ होता है, लेकिन इसी इनकम के साथ और किसी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होता। इसका लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, अरे लॉस रिकग्नाइज ही नहीं होता भाई साहब, तो कैरी फॉरवर्ड करके क्या करोगे? इसका लॉसेस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। इसको ऊपर 30% टैक्स लगता है, इसको ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगता है, मतलब नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई। चलो चलो आगे बढ़े। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कई बार घोड़े ट्रेन करते हैं और उसके ऊपर से घुड़सवार को लेते आते हैं, जिसको आप प्यार से बोलते हो चौकी, रेडियो चौकी, पेडियो चौकी, सब इसी चौकी वर्ड से आया है, ऑपरेट करने वाला। तो घोड़ा ऑपरेट करने वाला आप चौकी लेके आते हो, तो उसकी जो इनकम है वो उसकी पीजीबीपी इनकम है, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल बंदा है, वो तो प्रोफेशनल बंदा है, तो उसकी जो इनकम है वो पीजीबीपी इनकम है। आपकी जो एक्टिविटी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और जो स्टेडियम में बैठ के भाव लगा रहे हैं उनकी फॉर्म विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है। इमेजिन किया एक हॉर्स रेस एनवायरनमेंट इमेजिन किया, जो घोड़े को दौड़ा रहा है उसकी प्रोफेशनल इनकम है, जिसका घोड़ा दौड़ रहा है उसका AOMRH है अदर सोर्सेज में, और जो बैठ के भाव लगा रहे हैं उनकी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है। और डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन आप उसमें बेट इन कर रहे हो तो, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैजुअल इनकम बिकॉज सच एन इनकम इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्किल। अरे बाबा, यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो ना, लेकिन आप भी गाड़ियों पे भाव लगा रहे हो तो वो भी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस की तरह कैजुअल इनकम ही ट्रीट होगा। ओके ओके, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मैं बता दिया, और इसके ऊपर TDS अप्लाई होता है 30% की रेट से, जो कि सबको पता है। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉसिंग अप का बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल बनता है कि यदि आपको लॉटरी इनकम रिसीव दिया हुआ है तो आपको उसको लॉटरी इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि नेट लॉटरी इनकम इज इक्वल टू लॉटरी इनकम माइनस TDS, और उसी को बोलते हैं लॉटरी रिसीव। तो भाई साहब इधर आ जाइए, लॉटरी रिसीव्ड इज इक्वल टू लॉटरी इनकम माइनस TDS। TDS की रेट सबको पता है 30%, तो लॉटरी इनकम माइनस 30% इज इक्वल टू लॉटरी रिसीव्ड। तो लॉटरी रिसीव्ड इज इक्वल टू 70% ऑफ लॉटरी इनकम। तो आप बोल सकते हो लॉटरी इनकम इज इक्वल टू लॉटरी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 70%। ये बात क्लियर। लेकिन यदि आप नॉन रेसिडेंट हो, यदि आप नॉन रेसिडेंट हो भाई साहब, तो फिर आपको पर सरचार्ज से भी लग जाएगा 30% रेट ऑफ टैक्स, 4% सरचार्ज, मतलब 31.2%, क्योंकि नॉन रेसिडेंट पे तो सेस लगते TDS लगता है। तो फिर ऐसे में आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉटरी इनकम इक्वल टू लॉटरी रिसीव डिवाइडेड बाय 68.8%। ये नॉन रेसिडेंट के लिए, रे रेसिडेंट के लिए, ठीक है क्या भैया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके ओके, आओ आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो भाई साहब आपका कैजुअल इनकम टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। हम लोग अगले टॉपिक में आ गए। अगले टॉपिक का नाम है फैमिली पेंशन। तुम बोलो तो अपने आगे बढ़ जाए,
ऐसे ऐसे करो तब तो आगे बढ़ जाए। ओके, हम लोग आगे अगले टॉपिक में, टॉपिक का नाम है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन टॉपिक ये सिखाता है, सुनो सुनो सुनो, फैमिली पेंशन ये सिखाता है कि देखो भैया, पेंशन होती है दो तरह की। एक पेंशन मिलता है एम्प्लॉय को, और एक पेंशन मिलता है एम्प्लॉय की फैमिली को। यदि एम्प्लॉय की फैमिली को पेंशन मिले तो आईफॉस हेड में टैक्सेबल होती है, और आईफॉस हेड में जब टैक्सेबल होगी तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है, दैट इज 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 whichever is lower। ठीक है, 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 whichever is lower। लेकिन यदि आपने न्यू रिजीम ऑप्ट की है, अरे भैया सुनो ना, यदि आपने न्यू रिजीम ऑप्ट की है तो 1/3 ऑफ द पेंशन और 25,000, भैया यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, उसको मेक इट 25,000। ओल्ड रिजीम के लिए 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000, न्यू रिजीम के लिए 1/3 ऑफ द पेंशन और 25,000। ठीक है, ये न्यू रिजीम को बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। बात क्लियर? तो सपोज आपको फैमिली पेंशन मिली है 8,000 पर मंथ, तो आपको फैमिली पेंशन मिल गया 96,000, डिडक्शंस मिलेगा ओल्ड रिजीम में 15,000 और न्यू रिजीम में तो 25,000, और बात आपका हो जाएगा टैक्सेबल पेंशन। बात क्लियर? आगे बढ़े। हमारा अगला टॉपिक आ गया डिविडेंड। बहुत ज्यादा वाइटल बच्चों, बहुत ज्यादा वाइटल। इस साल यदि मैं पेपर बना रहा हूं तो मैं डिविडेंड पूछूंगा, अपना चॉइस है। मुझे लगता है डिविडेंड अभी बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। सब रेडी? डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 से गवर्न है। कौन सा सेक्शन बोलो तो? 2 सबसेक्शन 22। इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में 6 क्लॉजेज है, ABCDEF, 6 क्लॉजेज है, और हम लोग 6 क्लॉजेज एक एक करके पढ़ रहे हैं। एग्जाम में 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आ सकता है थ्योरी, स्टेट द प्रोविजन ऑफ डिविडेंड या स्टेट द प्रोविजन ऑफ डीम्ड डिविडेंड। ये पूछ लिया तो आपको वही लिखना है जो भी अपने बोलने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट, कि डिविडेंड के ऊपर आपको डिविडेंड का अमाउंट बता दिया और पूछा रहा है तो बताओ टैक्स कितना देना है। वो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तीसरा केस है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को इतना दिया, तुम बता डिविडेंड कितना है। तो ये जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को इतना दिया, बता डिविडेंड कितना है, ये जो क्वेश्चन है वो इसी डेफिनेशन को अप्लाई करके आंसर आता है। और तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंटर में भी फाइनल में भी। तो बड़े प्यार से पढ़ना आने वाले 10 मिनट। हमारा लॉ कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स, डिविडेंड 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 इंक्लूड्स, और इन्होंने लिख दिया क्या? 222A। 222A कहता है एनी रिलीज ऑफ एसेट बाय द कंपनी among any shareholder to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend। तो ये जो वर्ड है ना, अरे सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये जो वर्ड है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, ये आने वाले सब में कॉमन है। जब मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो ऐसे थोड़ा ड्रामा करता हूँ, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर मैं लाइन बोलते जाता हूँ, उठा के यहाँ पे रखते जाता हूँ। तो ये जो वर्ड है ना, ये तो यहाँ पे साइड कर दो, और ये सब में कॉपी पेस्ट करने का है। पहला पॉइंट क्या है? एनी रिलीज ऑफ एसेट बाय एनी कंपनी अमंग एनी शेयर होल्डर to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend। 222B क्या कहता है? 222B कहता है कि कोई भी कंपनी एनी कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को बोनस डिवेंचर या बोनस डिपॉजिट देता है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। कंपनी ने अपने किसी भी शेयर होल्डर को, किसी भी कंपनी ने किसी भी शेयर होल्डर को बोनस डिवेंचर या बोनस डिपॉजिट दिया तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड माना जाएगा। टू बी नोटेड, यहाँ पे बोनस डिवेंचर या बोनस प्रॉफिट की, बोनस डिपॉजिट की बात हो रही है। यदि आप बोनस शेयर देते हो तो आंसर बड़ा अजीबोगरीब आने वाला है। यदि बोनस शेयर
इक्विटी शेयर होल्डर को दे तो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे डिविडेंड माना जाएगा। बात क्लियर? यदि हाथ बन घटे तो आंसर तुम्हें बता दे सब बात। मिल गया? अंडरलाइन किया हुआ मिल गया? 222C क्या कहता है कि कोई भी कंपनी, ध्यान रखना, कोई भी कंपनी अपने किसी भी शेयर, नहीं, कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी क्लोजर के समय यानी कंपनी के लिक्विडेशन के समय कोई भी पैसा देता है, to the extent of accumulated profit, it shall be treated as dividend. Any release of asset by any company among the equity shareholder to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend. 222D क्या कहता है? 222D कहता है कि कंपनी क्लोज करने की दरकार नहीं है, यदि आप कैपिटल रिडक्शन भी करते हो ना तब भी वो डिविडेंड माना जाएगा। लैंग्वेज क्या है? एनी रिलीज ऑफ एसेट बाय एनी कंपनी अमंग इक्विटी शेयर होल्डर to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend. तो कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी दे वो डिविडेंड माना जाएगा। अब 222E में जाने वाले हैं, लेकिन 222E में आने के पहले एक बार देखो तो क्लियर हुआ क्या? ओके, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे कौन दिया रे, किसको दिया रे, क्या दिया रे, और यहाँ पे वो लास्ट वाला लाइन, कौन सा लाइन? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो 222A की बात करें, कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर कोई भी रिलीज ऑफ एसेट करती है तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। 222B, कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर इश्यू ऑफ बोनस डिवेंचर या बोनस डिपॉजिट्स भी देती है ना तो वो डिविडेंड माना जाएगा। या फिर कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी बोनस देती है ना तो डिविडेंड माना जाएगा। 222C, कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को रिलीज ऑफ एसेट करती है, एसेट देती है, लेकिन रिलीज ऑफ एसेट कब कब कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो ये डिविडेंड माना जाता है। ठीक है। और 222D क्या कहता है? कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को रिलीज ऑफ एसेट करती है ना, अरे हैंड राइटिंग खराब है लेकिन स्पीड अच्छी है, रिलीज ऑफ एसेट करती है ना तो ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये डिविडेंड माना जाएगा। तो हो गया क्या सबको क्लियर? अरे बोल दो क्लियर हो गया क्या? अब आ जाइए 222E में। 222E कहता है कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, कौन सी कंपनी? क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने स्पेसिफाइड मेंबर को कोई लोन या एडवांस भी देता है ना तो टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड माना जाएगा। क्या बोला मैंने? अरे मैंने क्या बोल दिया? अरे ये तूने क्या कह डाला? मैंने बोला सुनो, मैंने बोला 222E में कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने स्पेसिफाइड मेंबर को कोई लोन या एडवांस भी देता है ना तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड माना जाएगा। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब क्या? तो क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ठीक है, स्पेसिफाइड मेंबर क्या? स्पेसिफाइड मेंबर मतलब होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग पावर।
ये हो जाए स्पेसिफाइड मेंबर। और लोन मतलब क्या? लोन नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि यदि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दिया, आपका धंधा ही लोन देने का है, और जैसे आप सबको लोन दिए वैसे इसको लोन दिए, तो हमने कुछ नया थोड़ी किया है। मैं धंधा इस लोन, मेरा काम है पढ़ाना, मैं सबको पढ़ाता हूँ, इसको भी पढ़ा दिया तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे मेरा काम है लोन देना, तो मैं सबको लोन देता हूँ 12% में, इसको भी 12% में लोन दिया। लोन गिवन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तब डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यदि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन नहीं दिया, तब डिविडेंड माना जाएगा। सबको क्लियर क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना। एग्जाम में बोलेगा, एग्जाम में पूछेगा कि एक कंपनी है जिसका काम ये लोन देना, उसने अपने स्पेसिफाइड मेंबर को लोन दे दिया, बताओ क्या होगा? तो आप बोलेंगे डिविडेंड नहीं होगा। फिर दोबारा घुमा से पूछेगा, अच्छा एक बात बता, एक कंपनी है जिसका काम ये लोन देना, उसने अपने 14% शेयर होल्डर को एक लोन दे दिया, सबको लोन देता है 12%, उसको लोन दे दिया 6% में, तो बता डिविडेंड होगा कि नहीं होगा? हम लोग बोलेंगे होगा, क्योंकि ये लोन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं दिया हुआ है। बात क्लियर? फिर तुमसे तीसरा पूछेगा, अच्छा कंपनी ने लोन दिया अपने स्पेसिफाइड मेंबर को, लेकिन बाद में शेयर होल्डर ने वो लोन चुका दिया, बता क्या होगा? तो आप बोलेंगे वंस डिविडेंड इज ऑलवेज डिविडेंड। तू चुकाया नहीं चुकाया उससे फर्क नहीं पड़ता, तूने लोन दिया ना, लोन देते ही हम डिविडेंड मान लेंगे। सबसे बेसी इन पांच में सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है 222E। ठीक है, आगे बात करते हैं 222F, जो कि इस साल गोल्डन बॉय करके आया है, बहुत हिट, दुनिया हिला दी इसने 222F। और ये हमने बायबैक में पढ़ा हुआ है। ये बोलता है कि कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को बायबैक ऑफ शेयर की स्कीम के तहत, इक्विटी शेयर ही होगा, बायबैक ऑफ शेयर की स्कीम के तहत उसका शेयर बायबैक करती है, तो ये डिविडेंड माना जाएगा एज पर कंपनी लॉ। उसने जो भी बायबैक किया दैट शुड बी एज पर कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ बिना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बायबैक करना अलाउ ही नहीं करता। तो आपने यदि कंपनी लॉ के अनुसार बायबैक किया, मतलब यू मस्ट हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पॉइंट अलग से नहीं बोला, बस इतना बोल दिया एज पर कंपनी लॉ। तो यदि आपने कंपनी लॉ के प्रोविजंस के अनुसार बायबैक ऑफ शेयर किया है, तो आपका वो डिविडेंड माना जाएगा। खतरनाक बात क्या है कि बायबैक में आपने जितना पैसा दिया सब का सब डिविडेंड माना जाएगा। जैसे सपोज आपने शेयर 400 में खरीदा था और कंपनी ने बायबैक किया है 600 में, तो हिसाब से आपकी प्रॉफिट हुई 200 रुपए, लेकिन लॉ बोलता है पूरा का पूरा जितना पैसा मिला ना, जितना एनी रिलीज ऑफ एसेट ऑन बायबैक, पूरा का पूरा 600 रुपया आपका डिविडेंड माना जाएगा। 600 रुपया डिविडेंड माना है, हाँ 600 रुपया डिविडेंड माना जाएगा। और ये जो 400 रुपया वो कैपिटल गेन में लॉस कंसिडर होगा। ये बात मैं कैपिटल गेन के वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की दरकार नहीं है। कैपिटल गेन में हमने इसको बहुत प्यार से हैंडल कर चुके हैं। यहाँ तक क्लियर? 222F इज वेरी वेरी वाइटल। ये जितना कंपनी बायबैक में सेल प्रोसीड देगा पूरा का पूरा डिविडेंड माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। अरे इधर ही आओ ना, कहां जा रहे हो यार, इधर ही रहो ना, कहां इधर जाते हो? टैक्स ट्रीटमेंट, लॉ कहता है कि डिविडेंड चाहे इंडियन कंपनी का हो या फॉरेन कंपनी का हो, डिविडेंड टैक्सेबल हमेशा शेयर होल्डर के हाथ में रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक से उठा के बता रहा हूं कि भाई इंडियन कंपनी का डिविडेंड ऑलवेज अर्नड इन इंडिया माना जाएगा। तो भले वो आपको डिविडेंड फॉरेन कंट्री में भी मिला हो, स्टिल इट इज टैक्स। भले आप नॉन रेसिडेंट भी हो, स्टिल इट इज टैक्स, क्योंकि इंडियन कंपनी का डिविडेंड इज ऑलवेज अर्नड इन इंडिया। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो पहली बात, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड अर्नड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, या तो वो डिविडेंड इंडिया में मिला, और या फिर
यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तभी आपके हाथ में फॉरेन कंपनी का डिविडेंड टैक्स। तो जब भी आपको मिले फॉरेन कंपनी का डिविडेंड और ऊपर सब में रहे एनआर, तो आप उसको कर देना नॉन टैक्स। बात क्लियर? दूसरी बात क्या बता रहा हूं जो बहुत वाइटल है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड। आरएस टॉपिक यहाँ पे इंजेक्ट होते आएगा एग्जाम में, यदि डिविडेंड से सम आया तो आरएस को पंच करके सम बनाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकट का क्या है? तो लॉ बोलता है खर्चा अलाउड, खर्चा अलाउड तो खत्म। लेकिन लॉ बोलता है खर्चा एक लिमिटेड एक्सटेंट तक अलाउड। पहले उन्होंने बोला कि डिविडेंड से आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। सरकार ये पुश कर रही है, देखो सरकार की बुद्धि देखो, सरकार आपको पुश कर रही है कि तुम मार्केट से लोन लेते शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते। तभी तो सरकार बोल रही थी डिविडेंड से इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा। सरकार बोलती है कोई खर्चा अलाउड नहीं करूंगा, लेकिन तेरा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करूंगा। जैसे सरकार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोलती है ना, कोई खर्चा अलाउ नहीं करूंगा, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करूंगा। यानी हाउस प्रॉपर्टी लोन पे लो, ये सरकार इंड्यूस कर रही है। वहां तो समझ में आता है, क्योंकि सरकार का एक टारगेट है हाउस फॉर एवरीवन, सबके पास अपना अपना घर हो, तो सरकार बोल रही जाओ लोन पे ले लो, तो समझ में आता है। और आदमी लोन पे घर लेता है तो समझ में आता है। लेकिन ये कहां से समझ में आता है कि लोन पे पैसा लेके शेयर मार्केट में ला दो। लेकिन सरकार अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बोल रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम अलाउ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड अलाउ करेंगे। हाउ मच? 1/3, 20%, नॉट 1/3, 20% ऑफ सच इनकम से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ नहीं करेंगे। तो जितना आपको डिविडेंड इनकम हुआ उसका सिर्फ 20% ही हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करेंगे। मतलब सीधी सी बात सुन ले, तुम्हारा डिविडेंड 80% तो टैक्सेबल होगा ही होगा, और हमारे जैसे लोग जो अपना पैसा मार्केट में लगाए हुए हैं उनका 100% डिविडेंड टैक्सेबल होता है। क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो हमारा पूरा का पूरा टैक्सेबल है। और कुछ लोग जो पैसा उधारी में लेके कर रहे हैं काम, उनका 20% तक इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन, बहुत ही खास बात, डिविडेंड इनकम हमेशा आईफॉस हेड में टैक्सेबल होगी। तो आप ये मत बोलो कि मेरा तो शेयर का बिजनेस है भाई, अपन तो दिन भर शेयर मार्केट करता है, अपना छोड़, अपना बात अलग है, अपना पीसीबीपी में जाएगा वहां पे सब खर्चा अलाउड है बॉस, अपना 40 तो स्टाफ बैठ के शेयर मार्केट करता रहे, सारे उसका खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो लॉ बोलता है सुन सुन सुन, डिविडेंड हमेशा आईफॉस हेड में टैक्सेबल होगा मन्ना, और डिविडेंड में कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा रे पापा, सिर्फ तेरा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, वो भी 20%, समझा? चल यहाँ से, तो तुम्हारी कोई फाटबाजी काम नहीं आएगी। बात क्लियर? अरे बात तुम्हें नहीं पता था रे, थम मार थम मार थम मार, होश में रहे, क्या नया सीखने मिला, हमेशा होश में रहे। यू नो, हमेशा इस बात के लिए एकदम सजग रहो कि वाओ दिस इज द न्यू थिंग फॉर मी। वो न्यू थिंग आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती, हैप्पीनेस भी देती है। ऑलवेज द न्यू थिंग गिव्स यू अ ब्रेन वेरी रिलैक्सेशन, वाओ नया सीखने मिला। ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इंसान को सबसे बेसी हैप्पीनेस किस में मिलती है, तो तरह तरह के कमेंट आ रहे थे, कितने नॉनसेंस कमेंट भी आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि इंसान को सबसे बड़ी हैप्पीनेस न्यू नॉलेज से मिलती है। जब वो कोई चीज़ नया सीखता है तो उसको सबसे बड़ी हैप्पीनेस मिलती है। इसलिए टीचिंग कपिल शर्मा से भी ज़्यादा अच्छा काम है टीचिंग, हैप्पीनेस बांटने के लिए। प्रोवाइडेड स्टूडेंट समझे कि मुझे नया चीज़ मिला है, ये तो बोला साला चाट रहा है, वही का वही चीज़ बार बार पढ़ा रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं? ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, सुनो सुनो सुनो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का तो अब भूली बिसरी एक कहानी हो गई। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कभी का हट गया, चाहे इंडियन डिविडेंड हो या फॉरेन डिविडेंड हो। ठीक है, दोनों ही डिविडेंड आईपॉस हेड में टैक्सेबल होंगे शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है, फॉरेन कंपनी का कोई भी डिविडेंड टैक्सेबल होगा और इंडियन कंपनी का भी कोई भी डिविडेंड टैक्सेबल होगा। तो आज की डेट में इंडियन कंपनी का डिविडेंड और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड में कोई चेंज नहीं है, दोनों बराबर ट्रीट होते हैं।
और यदि एग्जाम में आपको चलाती करते इंटरिम डिविडेंड बोल दे तो हमारा लॉ बोलता है भाई काहे का इंटरिम डिविडेंड, ये सब अकाउंटेंसी और कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है। हमारे टैक्स में जो भी कंपनी ने शेयर होल्डर को दिया टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड माना जाएगा, चाहे साल के बीच में दे या बोर्ड मीटिंग के थ्रू दे या एजीएम के थ्रू दे, हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने शेयर होल्डर को दिया तो दैट इज अ डिविडेंड। तो हमारे यहाँ इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का ट्रीटमेंट एक ही है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और डिम डिविडेंड वी ट्रीट एट पैरिटी। अच्छा, तो भाई साहब आपका डिविडेंड जैसा महान टॉपिक फिनिश हो गया। टू 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 ध्यान रखना, इसमें तू 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 करते रहना, तू 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 तू। तो भैया तू 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 करते करते टू 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 आपको याद आ जाएगा। और इसमें 20% इंटरेस्ट अलाउड है, ये भी याद आ जाएगा। सब टू ही है यहाँ पे, टू ही टू डिविडेंड में, टू ही टू डिविडेंड में। आओ आगे आते हैं। अगला टॉपिक है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। ना रे बहुत टफ टॉपिक है, इतना नहीं ना अभी ये सब ना पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ, लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर। अच्छा, एकदम बकवास टॉपिक है, एग्जाम में पूछता ही नहीं है। टॉपिक तो अच्छा है लेकिन पूछता ही नहीं है। लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर पीजीबीपी हेड में जाएगा कि आईफोस में जाएगा, ये इकलौता क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुन लो, यदि आपका बिजनेस चल रहा है न तू, तो फिर ये पीजीबीपी हेड में जाएगा। और यदि आपका बिजनेस बंद हो गया है, अब यदि आप अपनी बच्चे बंद हुए हुए बिजनेस की प्लांट मशीनरी फर्नीचर भाड़े पे ला रहे हो तो फिर वो आईफोस में जाएगा। तो ध्यान रखना, चल रहा है न तू पीजीबीपी एंड बंद हो गया तू आईफोस, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। दोनों में खर्चे अलाउड होंगे, जितना भी खर्चा फर्चा लगा सब अलाउड होगा। ओके, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस पीजीबीपी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस आईफोस। हम लोग आगे टॉपिक इनकम कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब एक ऐसा हाउस प्रॉपर्टी आप भाड़े पे दिए हो जिसमें हाउस प्रॉपर्टी के अलावा मशीनरीज है और जो अदर एमिनिटीज है, मिला के आप अपने टेनेंट से एक लमसम ले रहे हो, लेकिन उसको दे रहे हो बहुत कुछ अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज पीजी। यदि मैं अपने फ्लैट में पीजी को रखता हूँ तो जितना बड़ा फ्लैट है और सब बच्चे हमारे अब घूम रहे उधर उधर जॉब कर रहे हैं, तो भैया फ्लैट में रूम खाली पड़े हैं, तो फिर हमने कुछ पीजी को रख लिया कि आ जाओ भाई तुम ही रह लो, तुम भी हमारे बच्चों की तरह हो। लेकिन हम उनसे पैसा लेते हैं भाई, ठीक है, उधर बच्चों की तरह नहीं है। तो हम उनसे सपोज 25-30 हज़ार रुपया रेंट ले लेते हैं। सपोज हाँ भैया कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, जस्ट एग्जाम्पल में हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं। हाँ, तो 25-30 हज़ार रुपया रेंट ले लेते हैं। अच्छा, हम उन्हें क्या क्या देते हैं? हम उन्हें देते हैं एक रूम में मशीनरी लगा हुआ है, एसी वेसी लगा हुआ है, फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम उन्हें लॉन्ड्री फैसिलिटी भी दे देते हैं। घर में हमारे कपड़े जैसे साफ होते हैं हमारी दीदी आगे कर देती है वैसे उनके भी कर देती है। और प्लस हम उन्हें फूडिंग दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, कॉफ़ी दे रहे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ ये सब दे रहे हैं। तो ये सब लेकर हम उनसे लेते हैं रेंट 30 हज़ार रुपया। तो बताओ 30 हज़ार रुपया क्या सिर्फ प्रीमाइसेस ले लिया? नहीं, ये प्रीमाइसेस एंड अदर एमिनिटीज ले मिला लिया। तो लॉ बोलता है ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, ठीक है। तो सर आपने पेइंग गेस्ट का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, आपने घर का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मेरे घर की इनकम जो आ रही है ना वही आईफोस में जाएगी। कॉन्ट्रेरली यदि मैंने एक बड़ा मकान खरीद लिया, उस मकान में करीबन मैंने 100 रूम बना लिए और 100 रूम बना के पीजी का रात खड़ा कर दिया, 2 मैनेजर और 10 पियोन को लगा दिया, पियोन कुक इन सब को लगा दिया और एकदम सिस्टमेटिक काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा रेगुलर धंधा है, ये पीजीपीपी हेड में जाएगा। और यदि ऐसे ही घर में साइड में पीजी रख दिया, चल तू भी आजा, मन भी लग जाएगा और रेंट भी आ रहा है, तो दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बात क्लियर? इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट, टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन सपोज मैं अपने टेनेंट से कंपोजिट रेंट ऐसे ले रहा हूँ, मैंने उसको बोला मुन्ना इधर आ, ये रूम है तेरा, इस रूम का भाड़ा है 6,000 रुपया, एसी चलाएगा 3,000 रुपया, एसी नहीं चलाएगा 1,000 इलेक्ट्रिसिटी का देना है, खाना खाएगा तो 5,000 और देना है, चाय नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट और चाहिए तो 2,000 और देना है, और फर्नीचर का भाड़ा 500 रुपया और देना है। मतलब मैंने रेंट को स्प्लिट कर दिया। इन दैट केस जितना मैं रूम के लिए रेंट ले रहा हूँ वो जाएगा मेरा हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी सारा रेंट जाएगा आईफोस में। तो इफ द रेंट कैन बी सैग्रीगेटेड,
then the house property part will be taxable under the head income from house property and rest of the part shall be taxable under the head IFOS. लेकिन यदि रेंट सैलरी रेट ही नहीं है तो फिर पूरा का पूरा IFOS. लेकिन ध्यान रखना ये सब बातें तभी हो रही है जब पीजीबीपी बीच में नहीं आ रहा है, और यदि आप रेगुलरली एक्टिविटी करो तो पीजीबीपी में जाएगा. आप लोग जो पीजी सोच रहे हो वो सब पीजीबीपी वाला है. आप जो पीजी सोच रहे हो सब पीजीबीपी वाला है. ठीक है, पीजी पीजीबीपी याद हो गया सर. नाइस. इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कॉम्पेंसेशन एक और छोटा परंतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. लॉ बोलता है यदि आपको एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो तो कैपिटल गेन का मामला है, लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो आईपॉस का मामला है. ठीक है, इंटरेस्ट तो आईपॉस में जाएगा. यहाँ पे नई बात क्या है? नई बात यह है कि इसमें आपको 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. आप बोले यार दुनिया के किसी इंटरेस्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कॉम्पेंसेशन में किस बात का स्टैंडर्ड डिडक्शंस? लेट मी थिंक अबाउट द स्टैंडर्ड डिडक्शंस. स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में. लॉजिकल, क्योंकि और कोई खर्चा अलाउड नहीं होता. बिल्डिंग का रिपेयर है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, कोई खर्चा तो अलाउ नहीं करते. स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दिए 30% अप्रूव्ड. सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है. ऑब्वियस सैलरी के लिए मैं कपड़े वपड़े आयरन करके पहन के जाता हूँ, बस का भाड़ा लगाता हूँ, ये सब खर्चे तो अलाउड नहीं होते. तो ठीक है, चलो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दिया, अलाउड. फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड होता है क्योंकि वो सैलरी जैसा ही कॉन्सेप्ट है. जब सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो फैमिली पेंशन में भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस. चलो अप्रूव. इंटरेस्ट, दुनिया के किसी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं है. यहाँ पे किस बात का स्टैंडर्ड डिडक्शन? और इंटरेस्ट अर्न करने में साला खर्चा कौन सा होता है जो तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहिए? हाँ, किस बात का स्टैंडर्ड डिडक्शन? टेल मी द रैशनैलिटी ऑफ दिस. यू नो, पिछले 10 सालों से किसने मुझसे ट्यूशन नहीं पूछा. तरस रहे एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जो बता दे हमें कि भैया पढ़ाई का लॉजिक बताओ, पढ़ाई का लॉजिक. सब बोला आप 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, याद कर लिया, एग्जाम में आएगा 4 लाख में से 2 लाख, जमकर से 2 लाख टैक्स कर देंगे, बस हो गया, और बताने की दरकार नहीं आपको. चलिए तो आगे बढ़िए. लेकिन एक बात सुन लो यार प्लीज, लॉजिक समझो ना, नहीं तो फिर आगे वाला लॉ तुम कैसे समझ पाओगे? गंदे तरह एकदम चतुर की तरह पढ़ोगे तो फिर चमत्कार चमत्कार करते हुए नजर आएगा. हाँ प्लीज चतुर की तरह मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. तो भैया इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कॉम्पेंसेशन जब आया था ना पहली बार, तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या है, क्यों है, तुम तो नहीं सोचे परंतु हमने बहुत सोचा. वाई दिस? तो लॉजिक एकदम मेरे दिमाग में क्लियर है, जो किसी गूगल में किसी किताबों में तुम्हें नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कॉम्पेंसेशन, सपोज आज आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायरी भगवान न करे हुई, ठीक है, 2000 में हुई, कोर्ट में क्लोज दिया, और कोर्ट में 25 साल बाद जजमेंट आया कि भाई इसको कॉम्पेंसेशन दो. तो आपने सरकार को बोला कि सरकार आपने मुझे 40 लाख का कॉम्पेंसेशन दिला दिया, लेकिन इसमें 25 साल बीत गए, मुझे इंटरेस्ट भी दिला दिया. तो सरकार ने बोला सही बोल रहा है, इसको 40 लाख और दो, इंटरेस्ट बोल दिया. तो अब तुम्हें 40 लाख इंटरेस्ट मिला. सरकार गई, जज गया, इनकम टैक्स आया, बोला लाओ 40 लाख पे टैक्स. तो तुमने बोला 40 लाख पे टैक्स में एक साथ क्यों दूं? ये 40 लाख तो मुझे इन 25 साल के इंटरेस्ट के बदले में मिला है ना. दिस इज नॉट माई दिस ईयर इनकम, this is the income of last 25 years. For that holding of 25 years, the government has given me a compensation of 40 lakh. तो ये इंटरेस्ट 40 लाख किसी एक साल का नहीं है, तो हाउ कैन यू टैक्स इन दिस ईयर ओनली? डिफ्यूज इट इन लास्ट 25 years. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला भाई बात तो सही बोल रहा है, ये इंटरेस्ट 1 साल का तो है नहीं, ये इंटरेस्ट तो पिछले 25 साल का है, तो 25 साल में इसको डिफ्यूज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास. 25 साल कैसे डिफ्यूज करेंगे, रिलीफ कैसे देंगे? भाई एक काम कर, आधे पे दे दे बस. और वहां पे आया स्टैंडर्ड डिडक्शन. चुपचाप चुपचाप. किसी दुनिया की किताब में, किसी यूट्यूबर ने, किसी ने आपको कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं सिखाया. आई एम डैम श्योर आप कहीं XYZ PQR से भी पढ़े हो ना, तब भी नहीं है. चलो आगे बढ़े. बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, परंतु मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं. डिसअलाउड एक्सपेंडिचर बता चुका हूं, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर बता चुका हूं. डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ये कहता है मेरे भाई कि जो पीजीबीपी में 48, 48(2), 48(3) में पढ़ा था वो सब यहाँ पे भी डिसअलाउड है. पढ़ ले. इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड, एक्सेस टू रिलेटिव पर्सन डिसअलाउड, टैक्स अमाउंट 10,000 से ज्यादा डिसअलाउड, पर्सनल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS डिसअलाउड. पढ़ ले, सब बातें वही की वही है.
तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। डिम्ड इनकम सेम एज 41, पढ़ा चलो पढ़ा चलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अगला टॉपिक है बॉन्ड वॉस इन ट्रांजेक्शन विच इज वेरी वेरी वाइटल। सेक्शन 94(1) मुझे लगता है ये फाइनल वालों के लिए बहुत वाइटल है, इंटर वालों के लिए बहुत कम वाइटल है। फिर भी सुनते जाओ तो छोटा सा टॉपिक है। सेक्शन 94(1) में क्या दिया हुआ है? 94(1) में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो टैक्सेबल होती है ना, वो टैक्सेबल होती है ड्यू डेट बेसिस पे। यानी जब आपका ड्यू डेट आएगा तभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल है। तो सपोज आपने 10% डिवेंचर इशू किया है, कंपनी ने 10% डिवेंचर इशू किया है और आपने वो डिवेंचर खरीदा है। कंपनी की ड्यू डेट है 17 जुलाई। 17 जुलाई तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा। तो टू बी नोटेड 17 जुलाई के दिन 12 महीने का इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते 31 मार्च से दिन मेरा 8.5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो मेरा 8.5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया तो उसको इंटरेस्ट टैक्स कर दो, नहीं। Interest on securities will not be taxable on accrual basis. It shall be taxable on cash basis or due basis, whichever is earlier. तो पहले तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। कंपनी किसी को पहले इंटरेस्ट क्यों देगी? कंपनी तो इंटरेस्ट ड्यू डेट पे ही देगी, या ड्यू डेट के 2-4 दिन बाद भले ही हो जाए। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज शैल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू डेट बेसिस, ठीक है। अब इसमें लफड़ा क्या है? इसमें लफड़ा ये है कि सपोज 17 जुलाई 2025 को किसी कंपनी का इंटरेस्ट का ड्यू डेट है, ठीक है। ये सिक्योरिटीज मैंने ले रखी है 16 जुलाई 24 ले रखी है। मतलब जिस दिन ये सिक्योरिटीज इश्यू हुई थी उसी दिन मैंने सिक्योरिटीज ले लिया था। मैंने ले लिया था 1 करोड़ सिक्योरिटीज, 1 करोड़ की सिक्योरिटीज, 12% इंटरेस्ट है। तो अभी 17 जुलाई 2025 को मेरी इनकम में 12 लाख रुपए ऐड होने वाले हैं और मेरी इस साल ईश्वर की दया से ऑलरेडी बहुत इनकम हो गई है। मैं ऑलरेडी 50-60 लाख के ऊपर जा चुका हूँ। ऑलरेडी मेरा 90 लाख के ऊपर, 90 लाख के करीब में इनकम घुस रही है। जे ये 12 लाख मेरी फाइल में घुस रहे तो मैं 10% सरचार्ज की जगह 15% सरचार्ज में घुसाऊंगा। अब मेरे को हो रही है तकलीफ। देखो पैसे भी तकलीफ देते कभी कभी। तो मेरे को क्या तकलीफ हो रही है कि यार 90 लाख मेरी इनकम चल रही है, ये 12 लाख जो मेरी फाइल में घुसा तो मेरी तो इनकम 102 लाख हो जाएगी, फालतू में 15% सरचार्ज में घुसाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि यार ये 12 लाख मेरी फाइल में ना घुसे। तो मैंने क्या चालाकी की कि ड्यू डेट कब आ रहा है? 17/7/25। मैंने क्या किया, वेल प्लान 15 जून 25 को ये डिवेंचर मैंने अपनी वाइफ के फाइल में डाल दिया। वाइफ बोलो, सिस्टर बोलो, स्टाफ बोलो या मिस्टर एच बोलो, किसी के नाम पे भी मैंने ये फाइल डाल दी। ये पैसे मैंने मिस्टर एच में डाल दिए और जैसे ही ये ड्यू डेट बीती 17/7/25 तो ये ड्यू हुआ। और ड्यू किसके हाथ में हुआ? जिसके हाथ में उस दिन सिक्योरिटीज है। उस दिन सिक्योरिटीज किसके हाथ में? मिस्टर एच के हाथ में। सारा इंटरेस्ट मिस्टर एच के हाथ में टैक्सेबल हो गया। मेरा कुछ टैक्स नहीं हुआ, मैं बच गया। मिस्टर एच तो मेरे घर का ही बंदा है। मिस्टर एच तो मेरे घर का ही बंदा है तो मेरा इंटरेस्ट मेरे घर पे ही है। मैंने ही अपने भाई को या अपने ही कंट्रोल्ड फाइल में पैसे डाल दिया। अब क्या हुआ? अब मैंने वापस 25 जुलाई को वापस से डिवेंचर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दिया। 25 जुलाई को मैंने वापस डिवेंचर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दिया। तो लॉ बोला ये क्या ड्रामा हुआ रे? ड्यू डेट के ठीक पहले ट्रांसफर किया, ड्यू डेट के ठीक बाद रीएक्वायर कर लिया। ये तो खाली अपना इंटरेस्ट को हटाने का ये काम है। द ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन the transaction is intended to wash out the impact of the bond। तो इसका नाम आया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो लॉ ने बोला इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भयंकर वाली टैक्स प्लानिंग है। सभी ऐसे ही करेंगे कि जैसे ही बॉन्ड की ड्यू डेट आएगी उससे ठीक पहले ये लोग ट्रांसफर करेंगे अपने ही किसी XYZ बंधु को और वापस बॉन्ड जाने के बाद फिर से उससे एक्वायर कर लेंगे। तो लॉ ने बोला हम ये होने नहीं देंगे। यहां तक समझ में आया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन का क्या लफड़ा है? अब लॉ ने क्या बोला? लॉ ने बोला कि सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 हम एक सेक्शन जमाते हैं और ये सेक्शन कहता है कि कोई भी बंदा डिवेंचर की ड्यू डेट के थोड़े दिन पहले
फ्यू डेज बिफोर द ड्यू डेट यदि वो डिवेंचर या बॉन्ड ट्रांसफर करता है और ड्यू डेट के कुछ दिन बाद वो डिवेंचर और बॉन्ड रीएक्वायर कर लेता है, देन द परचेज एंड सेल शैल बी ट्रीटेड एज बॉन्ड वॉज इन ट्रांजेक्शन एंड द इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। बात क्लियर क्या? If any person transfer the debenture or bond few days before the due date of interest and reacquires such debentures or bonds after the due date of interest, then the interest on such debentures shall be taxable in the hands of transferor. तो आपने जो ये टैक्स प्लानिंग की थी 94(1) ने उसका कचरा कर दिया। लॉ ने बोला कि नहीं भैया ये तो तुम्हारे हाथ में टैक्स। अब यहाँ पे क्या एक वेद नॉलेज है और लॉ कभी वेद नहीं होता। लॉ से पूछा गया जो आप ये वर्ड बोल रहे हो फ्यू डेज बिफोर द ड्यू डेट, फ्यू डेज आफ्टर द ड्यू डेट, व्हाट इज दिस फ्यू डेज? तो लॉ ने बोला दिस इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। इफ द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट डिवेंचर और बॉन्ड are transferred few days before the due date of interest and reacquired within few days of the due date of interest, then interest shall be taxable in hands of the transferor. तो ये few days क्या है? क्या ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड वॉज इन ट्रांजेक्शन हुआ है? ये असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा नोट डाल दिया गया क्या? इफ द एसएससी प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एओ that the transaction was not systematic but accidental, ये सर हमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, ये तो जस्ट हो गया, and no such transaction occurred in last 3 years, पिछले 3 साल में हमने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है, then this action shall not apply। बात समझ में आ गई क्या? Finally bond was in transaction over। हम लोग आगे अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक का नाम है बोनस ट्रिपिंग। व्हाट इज बोनस ट्रिपिंग? इस बार भी वही बात हो रही है कि कोई बंदा किसी शेयर या यूनिट की बोनस की ड्यू डेट के पहले से शेयर लिया हुआ है, ठीक है? उसने यहां पे शेयर लिए जब इस शेयर का दाम चल रहा था 600 रुपया। कंपनी ने 1:1 बोनस दिया, तो इसके पास जो ओरिजिनल यूनिट है उसका दाम पड़ गया 600 रुपया और जो बोनस यूनिट मिला उसका कॉस्ट पड़ गया 0 रुपया, ठीक है? अब वास्तव में तो अपने जानते हैं कि अब उसका 300 कॉस्ट है, लेकिन कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के अनुसार ओरिजिनल यूनिट का कॉस्ट अभी भी 600 है और बोनस यूनिट का कॉस्ट 0 है। अब ड्यू डेट के कुछ दिन बाद इसने क्या किया? ओरिजिनल यूनिट बेच दिया, ओरिजिनल यूनिट बेच दिया और ओरिजिनल यूनिट बेच के यहाँ पे इसने लॉस बुक कर दिया। 400 में बेचा, हिसाब से तो अभी भी फायदा है, 300 का चीज 400 में बिका है, लेकिन किताबी हिसाब से अभी उसको लॉस है। एक्चुअल में उसको लॉस नहीं है, एक्चुअल में तो 300 का माल 400 में बिका है, फायदा है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लॉस है। यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है 200 का, तो बंदा लॉस क्लेम कर रहा है। भाई देखो, जैसे जब भी टैक्स में ऐसा कोई लूपहोल मिलेगा, लॉस क्लेम करने मिल रहा है, आई कैन डू समथिंग इन विच आई डोंट हैव द लॉस बट आई कैन शो द लॉस, तो पूरी दुनिया के टैक्स प्लानर उस ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। धीरू भाई अंबानी से लेके कुछ भी अडानी एंड अंबानी, कुछ भी टाटा बिरला, सब वो ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। तो तुम्हारे मेरी बात मत करो जो लाख 5 लाख 10 लाख टैक्स बचाने के लिए काम करेंगे, ऐसा काम फिर करोड़ों में, अरबों में, खरबों में होगा, क्योंकि लॉस बुक हो रहा है, एक्चुअल लॉस तो हो नहीं रहा है, सभी लॉस बुक कर लेंगे। तो लॉ ने बोला यार ये तो बहुत बड़ा लूपहोल है, तो लॉ ने बोला रुक जाओ, हम लाते कॉन्सेप्ट बोनस ट्रिपिंग। और लॉ ने बोला कि यदि किसी भी शेयर की ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर आप शेयर खरीद दो, बोनस की ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर आप शेयर खरीद दो और उसको नेक्स्ट 3 महीने में बेच दे दो, या यूनिट्स के केस में 9 महीने के अंदर बेच दे दो,
तो ये आपका खरीद बिक्री में जो लॉस हुआ ना, ये लॉस हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ओरिजिनल यूनिट बेचने पे जो लॉस हुआ, बोनस यूनिट बेचने पे तो लॉस हो गया नहीं, ओरिजिनल यूनिट बेचने पे जो लॉस हुआ वो लॉस हम कंसिडर नहीं करेंगे, और वो लॉस हम जीरो कर देंगे, और दैट अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ बोनस। हम उतना अमाउंट बोनस यूनिट का कॉस्ट मान लेंगे। बात क्लियर? अब एक बार इसको पढ़ लो। वेयर अ पर्सन buys any unit or stock or shares within few days before the record date of bonus and transfer such units within few days after the record date of bonus, then he may suffer a loss, but such loss shall be compensated by bonus units allotted to him. To overcome this problem, section 94(8) bonus stripping being inserted. Where any SSE acquires units within a period of 3 months prior to record date of the bonus and transfers such units within 9 months after the record date, then any loss on such transactions shall be ignored, and such loss shall be treated as cost of the remaining bonus unit with the SSE. ठीक है? और इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया। ठीक है? तो आई होप यहाँ पे तुम्हारा बोनस ट्रिपिंग खत्म। ये इंपॉर्टेंट ही है मोटा मोटी, क्योंकि पहले इसमें असेसमेंट ईयर 23-24 के पहले इसमें से बोनस यूनिट कवर थी, और असेसमेंट ईयर 23-24 से इसमें बोनस शेयर भी डाल दिया। तो पिछले 3 सालों से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पूछता नहीं है, पूछ नहीं रहा है, तो अब वाइटल है, अभी भी वाइटल है टॉपिक। तो भाई तुम्हारा बोनस ट्रिपिंग और बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन वी हैव डन। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, गिफ्ट नहीं, डिविडेंड स्ट्रिपिंग कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है? सब साथ में। गिफ्ट is governed by section 56(2). क्लॉजेस भीतर में ना फंसो तब भी चलेगा। 56(2) में बोला गया कि भाई साहब कोई भी गिफ्ट यदि एम्प्लॉयर देता है ना टू एम्प्लॉई, तो माना जाएगा सैलरी हेड में जाएगा, और कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल, और काइंड गिफ्ट 5,000 तक एग्जेम्प्टेड, उसके बाद टैक्स। यदि यही गिफ्ट बिजनेस रिलेशन से मिले ना, यानी एक प्रोप्राइटर दूसरे प्रोप्राइटर को गिफ्ट देना, एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस को गिफ्ट देना, तो फिर ये माना जाएगा पीजीपी। इसके अलावा और कोई गिफ्ट मिले, इन दोनों के अलावा और, मतलब नॉट विद इन बिजनेस रिलेशनशिप, नॉट बिटवीन बिजनेस रिलेशनशिप, नॉट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो हम पूछेंगे भाई और कौन ऐसे लोग हो गए जो ऐसे गिफ्ट देने लग गए, थोड़ा बताओ बताओ। तो मालूम पड़ा कि लोग रिलेटिव आपस में बहुत गिफ्ट देते हैं। तो लॉ ने बोला ना ना ना, रिलेटिव के गिफ्ट तो बहुत ही इमोशनल गिफ्ट है, वी कांट टैक्स इट, तो रिलेटिव गिफ्ट इज नॉट टैक्स। फिर मालूम पड़ा विल के थ्रू प्रॉपर्टी इधर से उधर ट्रांसफर होती है, कैश इधर से उधर जाती है, मरे हुए इंसान अपने विल बनाते जाते हैं। तो लॉ ने बोला ना ना, ये भी नॉन टैक्स। फिर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ भी लोग इधर उधर गिफ्ट देते हैं। मरने की संभावनाओं में लोग अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरे को देके मर जाते हैं या मरने के लिए चले जाते हैं। तो लॉ बोला ना ना, ये भी बहुत सेंटिमेंटल इशू है, नॉन टैक्स। फिर मालूम पड़ा लोकल अथॉरिटी या चैरिटेबल ट्रस्ट बिना किसी कंसिडरेशन के लोगों में पैसे बांटता है, बिकॉज ये तो अच्छे खासे डोनर है। लोकल अथॉरिटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इनका तो काम ही है गरीबों का भला करना, तो ये तो आए दिन लोगों को पैसे बांटते रहते हैं। तो लॉ ने बोला ना ना, ये भी बड़ा सेंटिमेंटल इशू है, नॉन टैक्स। फिर एक और आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई डिजास्टर होता है ना, कोई अनहोनी घटना घटती है, कोई बम फट गया, कहीं पे ट्रेन पटरी से उतर गई, तो कहीं पे आग लग गई, तो कहीं भूकंप आया, कहीं पे बाढ़ आई, तो ऐसे में जिन जिन लोगों के घर या जान या माल को नुकसान हुआ है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रेगुलरली कॉम्पेंसेशन देती है, एंड दैट इज कॉल्ड डिजास्टर कॉम्पेंसेशन। तो ये सेक्शन 1010 BC में ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, तो इसके लिए ये भी टैक्सेबल नहीं होता।
तो भाई साहब फिर टैक्स क्या होगा? बोल रहा है इसके अलावा और कोई गिफ्ट है तो बात करो। इसके अलावा और कोई गिफ्ट हुआ तो आईपॉस का मामला है, आईपॉस हेड में टैक्स। तो भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो सैलरी है, बिजनेस रिलेशनशिप पीजीबीपी है, रिलेशन के बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में गिफ्ट इज नॉन टैक्सेबल। मैरिज 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 शादी की सीजन चल रही भाई, मैरिज गिफ्ट यदि कुछ मिले तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। शादियों में तो भैया भयंकर भयंकर गिफ्ट मिलते हैं, तो मैरिज गिफ्ट हमारे कंट्री का सेंटिमेंट है। एंड लॉ बोलता है नहीं नहीं नहीं, नवेली दंपति से हम कोई टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, इनको जितना भी गिफ्ट मिला हमारी तरफ से यही गिफ्ट मानो कि हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे। और इस तरीके से सरकार ने मैरिज गिफ्ट में भी टैक्स नहीं दिया, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ मिल जाए तो लॉ बोलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाओ। तो भैया ऐसा कौन बंदा है जो इसके अलावा गिफ्ट देता है? हाँ, थोड़े बहुत फ्रेंड्स दे सकते हैं। तो लॉ ने बोला आओ फ्रेंड्स की बात करें। यदि गिफ्ट आपको कैश में मिलता है, गिफ्ट इन कैश, तो अप टू ₹50,000 इन एग्रीगेट इन अ ईयर exempted. Up to ₹50,000 per annum in aggregate is exempted, is non-tax. लेकिन 50,000 को एक्सीड कर दिया, exceeded 50,000, then fully taxed। मतलब समझ में आया क्या कि 50,000 तक का गिफ्ट मिला तब तो नॉन टैक्सेबल, और 51,000 का गिफ्ट मिल गया तो पूरा का पूरा 51,000 विल बी टैक्स। ये तो ही कैश गिफ्ट की बात। अब यदि गिफ्ट आपको काइंड में मिले, गिफ्ट इन काइंड, तो लॉ बोलेगा अच्छा सामान मिला है, बताओ क्या मिला, ये बताओ कि क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी मिला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला। क्योंकि हमारे यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी का नियम अलग है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का नियम अलग है। तो आपने बोला भाई मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, अब बताइए क्या करने का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी जैस इज नॉन टैक्सेबल। मैं जैस का नाम बढ़ा देता हूं, वी जैस कर देता हूं। वी जैस मतलब या तो वर्चुअल डिजिटल एसेट या फिर ज्वेलरी, मतलब क्रिप्टो करेंसी भाई, और क्या, या ज्वेलरी या आर्टिस्टिक वर्क या शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इनका कोई गिफ्ट मिला तब तो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा और कुछ गिफ्ट मिला तो नॉन टैक्स। तो यदि आपको गिफ्ट में साइकिल मिली, गिफ्ट के नाम पे आपको लैपटॉप मिला, मोबाइल मिला, तो भाई साहब नॉन टैक्सेबल। और गिफ्ट के नाम पे आपको शेयर मिला, एक पेंटिंग मिली या ज्वेलरी मिली या क्रिप्टो करेंसी मिली, तो ये हो जाएगा टैक्स। इसमें भी हम वही बात बोलेंगे क्या, अप टू ₹50,000 नॉन टैक्सेबल, 50,000 से ज्यादा हुआ तो फुल्ली टैक्स इन एग्रीगेट। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात और आ रही है, वो बात आ रही है कि गिफ्ट हम पूछेंगे प्योर गिफ्ट है या डीम्ड गिफ्ट है। प्योर गिफ्ट है या डीम्ड गिफ्ट है, ये बताइए। हमने बोला ये होता क्या है? प्योर गिफ्ट मतलब आपको बॉस ने आपको एक ज्वेलरी दिया फ्री में, बॉस ने नहीं, दोस्त ने आपको एक ज्वेलरी दिया फ्री में, तो भैया इसको बोलेंगे प्योर गिफ्ट। और दूसरा होता है कि आपके दोस्त ने अपनी 5 लाख की ज्वेलरी को आपको 4 लाख में दे दिया, तो लॉ बोलेगा भाई ये भी तो तुमको फायदा ही है, 5 लाख की ज्वेलरी तो 4 लाख में मिल रही है, 1 लाख रुपया हम तुम्हारे हाथ में डीम्ड गिफ्ट मान लेंगे। तो ये हो गया डीम्ड गिफ्ट, यानी जब आपको मार्केट वैल्यू से सस्ते में कोई सामान मिल जाए तो हम उसको डीम्ड गिफ्ट मानेंगे। अब प्योर गिफ्ट भी वही बात है, अप टू 50,000 पर एनम इन एग्रीगेट exempted है, इन एक्सेस ऑफ 50,000 फुल्ली टैक्सेबल है। और डीम्ड गिफ्ट में भी सेम बात, अप टू 50,000 पर एनम exempted है, 50,000 से ऊपर हुआ तो फुल्ली टैक्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है तो फिर से वही बात है भैया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या मिला, तो भैया लैंड और बिल्डिंग, ये दो चीज होती है। तो इसमें भी हम ये पूछेंगे प्योर गिफ्ट है या डीम्ड गिफ्ट है। प्योर गिफ्ट है
तो अप टू ₹50,000 पर एनम इस बार इन एग्रीगेट वर्ड नहीं है, इन एग्रीगेट वर्ड नहीं है। इन एग्रीगेट वर्ड नहीं है, exempted or in excess of 50,000 fully taxed. Deemed may be up to 50,000 exempted or in excess of 50,000 fully taxed. तो भाई साहब ये हो गया आपका गिफ्ट का टोटल रिवीजन। यही है गिफ्ट के प्रोविजंस। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, और नहीं तो फिर टॉपिक खत्म करें। गिफ्ट बहुत इजी था, ठीक है। यहाँ पे जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देंगे, हम उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देंगे। और कोई ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट हुआ तो उसकी तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू ही चेक करेंगे। सर वैल्यूएशन रूल आप लोग को परेशान नहीं करेगा, आप चाप मत लेना। आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट था इसमें एंजल टैक्स, वो अब ओमिटेड हो गया है। तो ये सब जो प्रोविजन है, रिसीट ऑफ शेयर बाय अ फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी मर्ज इन सेक्शन 56(2)(10), ये सब अब हट गया है भैया, इसको अलग से कुछ मत करो आप, ठीक है। तो आपका आईफोस यहाँ पे फिनिश हुआ।